ठीक। और आप जिसके पीछे घूम रहे हैं कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि लड़कियों का स्वभाव और लगा हुआ पेशाब ज़्यादा दूर तक नहीं रुकता है, ठीक ना। ठीक है, तो चलिए अब आज का हम टॉपिक देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो इसमें हम पहले वाले वीडियो में तो हम मोलरता पढ़ लिए थे, फिर मोलरता के बाद मोल अंश पढ़ लिए थे, मोललता पढ़ लिए थे। इतना तक हम पढ़ के आगे तक आ गए थे। उसमें जो है कि मोलरता हम पढ़ा के और उस पे न्यूमेरिकल भी करा चुके थे, फिर मोललता पर भी न्यूमेरिकल करा चुके थे। फिर उधर से जो है कि मोल अंश था जिसे मोल फ्रैक्शन बोलते थे, और मोल अंश का कई नाम थे जिसे मोल भिन्स बोलते थे, मोल भिन्न, और उसके बाद मोल अंश बोलते थे, फिर मोल प्रभाज बोलते थे। तो ये सब जितना था उस पर हम जो है कि क्वेश्चन करा दिए थे न्यूमेरिकल, अच्छे से एक एक करके हम न्यूमेरिकल दे चुके थे। लेकिन आज का जो टॉपिक है हम उसका अगले वाले ये क्लास है जो है कि आज का ये टॉपिक है कि हम सबसे पहले हम टारगेट देखेंगे कि आज हम लोगों को पढ़ना क्या है। हम सबसे पहले टारगेट देखते हैं, टारगेट हम पढ़ेंगे क्या सबसे पहले, ठीक। तो हम लोगों को पढ़ना है एसटीपी, क्या देखेंगे एसटीपी, फिर हम देखेंगे एनटीपी, एनटीपी क्या होता है, फिर हम देखेंगे आरटी क्या होता है, आरटी, ठीक, आरटी हो गए। अब उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो है कि आईआईटी जेईई नीट के लिए सबसे ये जो है कि अधिक ये अच्छा क्वेश्चन, ये टॉपिक माना जाता है, जो है कि परमाणु तौलना, परमाणु तौलना, इसको हम क्या बोलेंगे, परमाणु तौलना बोलेंगे, परमाणु तौलना, ठीक। ये जो है कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, और आप इसको कंसंट्रेट होकर देखिएगा पूरा अच्छे से, एकत्रित होकर ध्यान से, ठीक ना। और जो है कि इतना ये हमारा टारगेट हो गया, और ये परमाणु तौलना इतना छोटा नहीं है, इसीलिए आज का टारगेट हमारा इतना ही हो गया। और ध्यान दीजिए, हम इसी में हम एसटीपी, एनटीपी और आरटी पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे आदर्श गैस समीकरण पढ़ेंगे, आदर्श गैस समीकरण पढ़ेंगे, आदर्श गैस समीकरण, ठीक। और समीकरण पढ़ेंगे। तो आदर्श गैस समीकरण पे हम बस ट्यूशन जो है कि बस इसका समीकरण हम देखेंगे, इसका कहाँ से समीकरण आया, इसको हम क्लास 11, ये क्लास 11 का केमिस्ट्री तो है, लेकिन क्लास 11 के फिजिक्स में हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन आप अभी बस इसका समीकरण देख लीजिए और डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आदर्श गैस समीकरण पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे, क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देखने के बाद जो है कि हम फिर हम देखेंगे क्या देखेंगे, हम परमाणु क्रमांक देखेंगे, परमाणु क्रमांक। उसके बाद देखेंगे परमाणु भार, परमाणु भार देखेंगे। इतना हम सब देख लेंगे, ये परमाणु क्रमांक क्या होंगे, परमाणु भार क्या होंगे, इतने सब हम देखेंगे। उसके बाद इन सब पे एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। इतना हम, ये आज का टारगेट हो गया। तो फिर चलिए अब हम लेट नहीं करेंगे, फिर हम एसटीपी देखेंगे, फिर एनटीपी, उसके बाद आरटी। इन सभी को देखकर और इस पे जो है कि हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल एक एक जो है कि लगाएंगे, ठीक। अब हम इसको जो है कि मिटाने जा रहे हैं। अब हम फिर अगले पेज पे देखते हैं, एसटीपी के बारे में पढ़ेंगे। एसटीपी, फिर हम लोगों को पढ़ना था एनटीपी पढ़ना था, फिर हम लोग को आरटी पढ़ना था। तो एसटीपी का सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखेंगे। तो एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड, एस से स्टैंडर्ड होता है, टी से टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर होता है, ठीक ना, टेम्परेचर। पी से प्रेशर होगा, ठीक, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एनटीपी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर, उसके बाद पी से प्रेशर। और इसको देख के आप ये मत समझिए कि इंग्लिश मीडियम है, ये इंग्लिश मीडियम नहीं है, हम अभी इसको नॉर्मली ऐसे बता रहे हैं। आरटी का फुल फॉर्म होता है रूम टेम्परेचर, ये होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आप कहीं सुने होंगे कि आप कहीं शादी विवाह में ऐसे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे व्यवस्था बहुत स्टैंडर्ड था। बात समझ रहे हैं, स्टैंडर्ड का मतलब कि बहुत अच्छा, एकदम बहुत गजब का, ठीक। तो वही यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा गया था। स्टैंडर्ड का मतलब कि स्टैंडर्ड चीज़ यानी अच्छी चीज़ हम कहाँ रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हम टेटनस का वैक्सीन होता है, आप देखे होंगे उसको टीटी वैक्सीन बोलेंगे। तो टेटनस का वैक्सीन हम कहाँ रखेंगे, जो है कि फ्रिज में रखते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो। कहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, एसटीपी पर टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, 1 एटीएम। बात ध्यान दीजिएगा, ठीक। यदि पूछा जाएगा कि एसटीपी पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 एटीएम, यानी वायुमंडलीय था, ठीक। ध्यान दीजिए। एनटीपी क्या है,
तो नॉर्मल है, नॉर्मल नॉर्मल एकदम नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस होता है, एकदम एकदम नॉर्मल है 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन प्रेशर उतना ही रहेगा, 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक, 1 वायुमंडलीय दाब, ये इतना हो जाएगा, ठीक, 1 एटीएम। रूम टेम्परेचर का मतलब आप रूम में, आप रियली आप मैंने ऐसे नॉर्मली आप यदि कहीं आप रूम में रहेंगे तो आप कितने टेम्परेचर में रहते हैं, तो आप इसमें जो है कि 27 डिग्री सेल्सियस रहेंगे। 27 डिग्री सेल्सियस है तो हाँ 27 डिग्री सेल्सियस से बहुत मैक्सिमम हो जाता है रूम में, ठीक। तो ये इतना, ये एसटीपी और एनटीपी आरटी का मतलब ये हो गया। एसटीपी का मतलब कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर इसमें 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, प्रेशर जो है कि 1 वायुमंडलीय दाब रहेगा। इसमें नॉर्मल है तो नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब 20 डिग्री सेल्सियस, ऐसे नॉर्मल ही हो जाता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस में तो हम रहेंगे नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा, पूरा शरीर बर्फ बन जाएगी, ठीक। प्रेशर में क्या हो जाता है, प्रेशर तो दोनों में समान ही रहेगा, 1 एटीएम हो जाएगा। आरटी यानी रूम टेम्परेचर में क्या हो जाता है 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है कि एसटीपी और एनटीपी और आरटी हो गए। अब हम जो है कि आदर्श गैस देखेंगे, आदर्श गैस क्या होते हैं, ठीक है। आदर्श गैस के समीकरण में आदर्श गैस का पहले तो मतलब समझ लीजिए, इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। अब आप ध्यान से इसको अभी के अभी याद कीजिए, क्योंकि जब आदर्श गैस समीकरण देंगे उसमें न्यूमेरिकल में इसका बहुत ज़रूरत लगेगा, ठीक ना। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। आप मोटा मोटी में बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए कि आदर्श गैस क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, आदर्श गैस को इंग्लिश में आइडियल गैस बोलते हैं, आइडियल गैस बोलेंगे। इसका मतलब है कि वह गैस जो दीवारों पर दाब न लगाए उसे आदर्श गैस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक गुब्बारा ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एक गुब्बारा लेंगे। इसमें यदि हम कोई गैस मुंह से गैस भर देंगे, इसमें मान लीजिए ऐसे गैस घुल गया, ठीक, इसमें आके गैस मिल गया। अब गैस ये चारों तरफ दीवारों पे दाब लगाती है, क्या लगाती है, दाब लगाती है। ये दाब लगाएगी तो ये गुब्बारा फ्लेक्सिबल होता है, यानी फैलने जैसा। तो ये गुब्बारा को जब कोई दाब लगाएगा अंदर से, ये तो ये फैलना शुरू हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब इसके अंदर जो हम गैस भरे हैं, ये जो है कि प्रेशर लगा रही है, इसके अंदर प्रेशर की गुण दिखाई दे रहा है कि ये दीवारों पे प्रेशर लगा रही है। लेकिन यदि इसमें हम आदर्श गैस भर दे तो ये प्रेशर नहीं लगाएगी। और ध्यान दीजिएगा, ऐसी कोई गैस, बस ये गैस काल्पनिक होती है, इसको बस सोचा गया, अभी तक ये रियली में हकीकत में नहीं होता है, ठीक। तो आदर्श गैस का एक समीकरण बनाया गया, जो समीकरण होता है पीवी बराबर एनआरटी। हम कई बार बोल दे रहे हैं, आप याद कर लीजिए, पीवी बराबर एनआरटी, ठीक। जहाँ पी क्या है, दाब है यानी प्रेशर है। भी क्या है, आयतन है, वॉल्यूम, आयतन, ठीक। एन क्या है, मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या हम पिछले वाले क्लास में आपको बहुत अच्छे से जो है कि बताने का प्रयास हम किए थे, शायद आप समझ गए होंगे। और मोलों की संख्या निकालने में आप सक्षम हो जाएंगे यदि पिछले वाले क्लास को देख लेंगे। तो एकदम चुटकी में से 5 सेकंड लगेंगे, आप किसी का भी मोल का संख्या जो है कि निकाल सकते हैं, ठीक। मोल संख्या हो गया। इसमें आर क्या है, आर एक नियतांक है, आर नियतांक है, जिसमें आर बराबर 8.314 होता है। और ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक होता है जूल प्रति मोल कैलोरी, ये इतना हो गया, ठीक। जूल प्रति मोल कैलोरी, ये जो है कि इसका मात्रक हो गया। आर क्या है, नियतांक है, 8.134 इसका जो है कि मान होता है, ठीक ना। इतना हम तो समझ गए। इसमें टी क्या है, टी है टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर यानी ताप है, ताप है। तो पी क्या है, दाब है, पी से प्रेशर, भी से आयतन हो गया। एन क्या है, मोलों की संख्या। आर क्या है, नियतांक है, जहाँ पे आर का मान होता है 3.14। टी क्या है, टेम्परेचर यानी ताप होता है, ठीक। और ध्यान दीजिए, यहाँ पे आर जो है एक नियतांक है और इसका मात्रक आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जूल प्रति मोल कैलोरी होता है, ठीक। अब हम यहाँ पे देखेंगे, और ध्यान दीजिए यहाँ से जो ग्रुप डी होते हैं, ग्रुप डी रेलवे की पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक। आदर्श गैस समीकरण से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे मान लीजिए बोल दिया कि एसटीपी पर 4 मोल, कितने मोल, 4 मोल गैस का आयतन बताओ, ठीक। एसटीपी पर 4 मोल, 4 मोल नहीं, मान लीजिए कि 2 मोल ले लीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, पीवी बराबर, हम जानते हैं कि पीवी बराबर एनआरटी होता है आदर्श गैस के समीकरण से, ठीक। तो हमको ध्यान दीजिए, यहाँ पे इशारा में कुछ बता रहा है एसटीपी। तो एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में इसमें यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, टेम्परेचर पहले से ही एसटीपी पे ही इशारे से बता दिया कि टेम्परेचर
एसटीपी में इशारा से बता दिया कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि अभी हम पिछले वाले पेज पे बताए थे कि एसटीपी में टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें प्रेशर कितना होता है, 1 एटीएम होता है, एटमॉस्फेयर। ठीक, एक एटमॉस्फेयर होता है, ध्यान दीजिए। और ध्यान दीजिए, जब ये 0 डिग्री सेल्सियस में, तो इसको यदि केल्विन में बदलेंगे तो हम 0 में 273 को जोड़ देंगे तो किस में बदल जाएगा, 273 केल्विन में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, 273 केल्विन में हो गया। अब पी का मान ध्यान दीजिए, पी का मान हो गया हमारा 1 गुणे भी का मान पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, बराबर एन का मान दिया है 2 मोल, गुणे आर का मान तो हमको पता ही है, जो है कि ये पहले से हम लोगों को मिल ही गया। आर का मान होता है 8.314, फिर गुणे टी का मान क्या हो गया, 273। ठीक, अब यहाँ से भी का 1 में गुणा करेंगे तो भी हो जाएगा, और सबका गुणा कर देंगे, जितना आ गया वही हमारा आंसर हो गया। ये इतना ऐसे हम क्वेश्चन पूछ सकता है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पे एनटीपी पूछ सकता है, एनटीपी पूछ देगा तो अब टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 एटीएम हो जाएगा। एटीएम तो इसी तो है। ठीक, हाँ, अब दिक्कत कहाँ होगा, इसको हम मिटा के अब दिक्कत कहाँ होगा क्वेश्चन करने में, हम बता रहे हैं। ठीक, अगर मान लीजिए दे दिया कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अगर इसका मोलों की संख्या नहीं, 88 ग्राम एसटीपी पर एनटीपी पर 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन पूछ रहा है, आयतन। तो यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ से अगर नॉर्मली इसे क्वेश्चन अभी हम जो लास्ट पहले दिए थे एसटीपी पर वाला जो क्वेश्चन दिए थे उसमें मोल दिया हुआ था। ठीक ना, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि एनटीपी पर 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन पूछ रहा है, तो इसमें दिक्कत हो जाएगा। इसमें पहले मोल निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं कि पीवी बराबर एनआरटी होता है, एनआरटी ये सूत्र होता है। इसमें एनटीपी दिया है तो प्रेशर यहीं से पता चल गया, और आयतन पूछ रहा है। एन का मान नहीं पता है और आर का मान पता है। ठीक, इसमें एन का मान नहीं पता है और टेम्परेचर का मान तो ऐसे ही पता है। क्या इसमें देख लिए, शुरू से देखिए प्रेशर कितना दिया है, एनटीपी है तो प्रेशर 1 एटीएम होगा। ठीक, और भी है तो भी पूछ रहा है, और एन का मान भी नहीं पता है, इसको भी निकालना पड़ेगा। आर का मान पता होता है 8.314। ठीक ना, और फिर टेम्परेचर इसमें दिया है, जब एनटीपी है तो इसमें टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इसमें आयतन पूछ रहा है तो पहले तो एन का मान निकालना पड़ेगा। ठीक ना, तो एन क्या है, मोल, और मोल बराबर होता है, मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार होता है। तो मोल यानी एन बराबर भार कितना है, तो भार दिया है 88 ग्राम बटे अणुभार। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार निकालिए, तो कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, और 16 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना के 32 हो जाएगा। ठीक, 2 2 4 और 3 1 4 यानी 44। अणुभार कितना आ गया, 44, और 44 दूना के 88 यानी एन बराबर 2। ये आ गया मोल। ठीक, अब हम सूत्र में रख सकते हैं पी भी बराबर एनआरटी, ये सूत्र है। ठीक, प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर 1 एटीएम दिया है तो 1 लिखिए, आयतन पूछ रहा है, एन का मान अभी निकाले हैं 2 गुना आर का मान होता है 8.314, और टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। ये सब हल करने के बाद भी का मान जो आएगा वही इसका आयतन हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसे घुमा के क्वेश्चन दे दे तो यहाँ से दिक्कत होगा। ग्रुप डी और रेलवे के क्वेश्चन ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक ना, और फिर हम आगे देखेंगे परमाणुओं का मापना। ठीक ना, ठीक, अब देखिए इसमें हम देखेंगे परमाणुओं का तौलना, परमाणुओं का तौलना, ये हम देखेंगे। ठीक, तो इसमें क्या है, परमाणुओं की तुलना में इसमें हम परमाणुओं को तौलेंगे। परमाणु को किससे तौला जाता है, तो स्पेक्ट्रोमीटर से तौलेंगे। मास स्पेक्ट्रोमीटर से तौला जाता है परमाणु को, मास स्पेक्ट्रोमीटर से परमाणु को तौलेंगे। और परमाणु क्या होता है, हम एकदम सबसे पहले पार्ट 1 वाले वीडियो में बताए थे कि अगर किसी भी वस्तु को यदि पूरा तोड़ते जाएं तो एक ऐसा स्टेज आएगा, एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें फिर उसको भी नहीं तोड़ा जा सकता, और हम उसको हम फिर अपने आंखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक ना, वही परमाणु कहलाता है। और परमाणु का फिगर भी हम बताए थे, ऐसे होता है। ठीक, बीच में नाभिक होते हैं और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक ना, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। लेकिन परमाणुओं की तुलना से पहले हम कुछ जान लेते हैं। हम पहले देखेंगे परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक देखेंगे, परमाणु क्रमांक। उसके बाद देखेंगे परमाणु भार यहाँ से देखेंगे, फिर परमाणु क्रमांक देखेंगे। परमाणु क्रमांक को हम जेड से दर्शाएंगे, परमाणु भार को हम प्रदर्शित करेंगे ए से, परमाणु भार को ए से प्रदर्शित करेंगे। अब हम परमाणु का थोड़ा फिगर बना लेते हैं। परमाणु ऐसा होता है। ठीक, हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे पहले ही। ठीक, इसमें बीच में नाभिक होता है, इसका नाम नाभिक है, और बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जो परमाणु होते हैं पूरा ये खोखला होता है, ये पूरा भाग क्या होता है, खोखला। ये पूरा भाग क्या होता है, खोखला।
और जब खोखला वस्तु का कोई भी चीज़ खोखला हो तो वो भारी तो होगा नहीं, उसका कोई कोई भी वजन नहीं होता है। इसके अंदर जो नाभिक है यही जो है कि खोखला नहीं होता है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होते हैं। तो ध्यान दीजिए इस जो परमाणु है इसका भार का, इसके वजन का जिम्मेदार कौन है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी नाभिक हैं। यानी जो भार होता है यानी ए होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। ये जो है कि परमाणु भार कहलाता है। परमाणु भार का मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को हम परमाणु भार बोलते हैं। परमाणु क्रमांक में क्या देखेंगे, इसको जेड से प्रदर्शित करेंगे। और परमाणु क्रमांक का मतलब जितना प्रोटॉन, देखिए जो जेड जेड होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है बराबर होता है प्रोटॉन के, यानी जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। ये बात ध्यान दीजिएगा, जेड बराबर पी बराबर ई। लेकिन कभी भी जेड बराबर ई बराबर पी नहीं होगा, जेड बराबर ई बराबर पी नहीं होगा, क्योंकि हम इसका बात, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कभी कक्षक से बाहर चले जाते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं, या तो कभी दो इलेक्ट्रॉन और पकड़ के लेके आ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। इसीलिए जेड बराबर पी बराबर ई लिखा जाता है, जेड बराबर ई बराबर पी नहीं लिखा जाता है, क्योंकि जेड पी के ये जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन जितना रहेंगे उतना ही रहेंगे, जेड जितना रहेगा उतना ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। अब कैसे ये क्या हो रहा है, अब इसके हम थोड़ा एक ट्यूशन दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे दिया कि सोडियम क्वेश्चन दे दिया। सोडियम जो कि 11 नंबर पे पड़ता है, इसका परमाणु भार जो होता है 23 होता है, इसका परमाणु भार 23 दे दिया। इसमें पूछ रहा है कि प्रोटॉनों की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, इसका जेड बताइए यानी परमाणु क्रमांक बताना है, फिर इसका परमाणु भार बताना है, फिर इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए जितना जेड यानी ये वाला नीचे वाला, ये जो नीचे, इसको हम बोलेंगे परमाणु क्रमांक, ऊपर वाले को हम बोलेंगे परमाणु भार। परमाणु क्रमांक को जेड से दर्शाएंगे और परमाणु भार को ए से दर्शाएंगे। ए यहाँ से सीधा सीधा हमारा दे दिया है 23 और जेड यहाँ से सीधा सीधा दे दिया है कितना, 11। और ध्यान दीजिए जितना जेड होता है उतना ही पी भी होता है, तो जितना जेड है उतना पी हो जाएगा, और जितना पी होता है उतना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यानी ई होता है। और किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि 5 को प्रोटॉन है तो 5 को इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, ठीक ना। और यन का मान कैसे निकालेंगे, तो ए का मान हम जानते हैं कि ए बराबर पी प्लस एन होता है। तो ए का मान दिया 23 बराबर पी का मान है 11 प्लस एन, और ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर एन, यानी 23 में से 11 जाएगा तो 2 1 यानी 12 बच जाएगा, 12, ठीक ना। ये जो है कि न्यूट्रॉनों की संख्या हो गया, सोडियम में 12 हो जाएंगे। सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, तो वो होता है हाइड्रोजन होता है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 1H2 और 1H3। तो इसमें जो प्रोटियम है इसका नाम प्रोट्रियम होता है, प्रोट्रियम, ठीक है ना। प्रोटियम, इसका नाम ड्यूट्रियम, इसका नाम ट्राइट्रियम, ठीक। तो जो प्रोट्रियम होता है, तो हाइड्रोजन के प्रोट्रियम समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ए का मान 1 है और पी का मान भी क्या है, 1 है। तो ए बराबर पी प्लस एन होता है, और ए का मान 1 है बराबर पी का मान 1 प्लस एन, यानी ये इधर आएगा तो कट जाएगा, यानी एन बराबर 0। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होता है। इसमें तो खैर देखिए 1 होगा, इसमें 2 हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक ना। अब चलिए हम देखेंगे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार देख लिए। एक और हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप उसको अपने मन से देखिए, ठीक। उसको यहाँ से हम मान लीजिए क्लोरीन दे दिए, क्लोरीन Cl 17 नंबर पे पड़ता है, ठीक ना। तो इसका पी बताइए, फिर जेड बताइए, इलेक्ट्रॉन बताइए, ए का मान बताइए, फिर यन का मान बताइए। तो इसमें प्रोटॉन 17, जेड भी 17 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 17 हो जाएंगे। ए का मान 35.5 होता है, इसको याद रखिएगा। ए का मान होता है 35.5। न्यूट्रॉन क्या करेंगे, ऊपर में से नीचे घटा दीजिए, कितना बचेगा, 35.5 में से 17 घटा देंगे तो बचेगा 5, 7 5 7 7 6 13, 7 5 12, 7 7 7 7 14, 8 7 15, यहाँ से दशमलव और यहाँ बच गया 2 में से गया 1, 18.5 हो जाएगा, 18.5 इतना जो है कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया। कैसे निकालेंगे, अगर आप जल्दी से शॉर्टकट करना चाहते हैं तो ऊपर में से नीचे को घटा दीजिए, ऊपर में से नीचे कर देंगे, हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला परमाणु भार होता है, नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है। कैसे याद रखेंगे, अगर आप कोई भी भारी वस्तु लेंगे तो अपने ऊपर रखेंगे, यानी सिर रखेंगे, यानी जो भी भार रहेगा, भार ऊपर रहता है और बाकी सब तो नीचे ही रहेगा, क्रमांक नीचे ही रहेगा, ठीक। इसको हम परमाणु ये पूरा मिटा दे रहे हैं। अब हम देखेंगे परमाणुओं का तौलना। परमाणुओं की तुलना में ज़्यादा नहीं देखेंगे, बस अब हम स्टार्ट करके उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक। स्टार्ट करके हम छोड़ देंगे, फिर जो कि अगले क्लास में हम मिलेंगे, ठीक ना। चलिए, परमाणुओं की तौलना। इसमें क्या होता है, परमाणु को तौला जाएगा। परमाणु को किससे तौलते हैं, परमाणु को मास
स्पेक्ट्रोमीटर से तौलेंगे, मास स्पेक्ट्रोमीटर से इसको तौलेंगे। जैसे मान लीजिए कैसे तौला जाएगा, जैसे आप कुछ भी हो, जैसे आप चीनी लाने जाएं या तो बाज़ार करने में कुछ भी यदि बाज़ार करने जाएंगे तो उसको किसी न किसी तौलते हैं, इसे तरजीह से होता है, तो उसे तौल देंगे। तरजीह हम कैसे बनाएंगे, मान लीजिए कि ऐसे बना दीजिए, ये हो गया, इसमें यहाँ से देखिएगा, आप ऐसा कभी देखे होंगे तरजीह, ये वाला यहाँ से ऐसे करके कुछ यहाँ पे होता है, यहाँ पे किलो रखा जाता है, यहाँ पे किलो ऐसे, ठीक, यहाँ पे 1 केजी लिखा रहता है, 1 केजी ऐसे, ठीक ना। और ये वाला हो जाएगा ऐसे, जो है कि इसमें एक बर्तन रहेगा, यहाँ से एक बर्तन रहेगा, इसमें चीनी यूनिट ऐसे डाल देंगे, ठीक, ये ऐसे हो जाता है, ठीक ना, ऐसे। ये जो है कि तरजीह होता है, इस पे हम कुछ रख देंगे, यहाँ पे हम कुछ रख देंगे, जैसे आलू ऐसे यहाँ पे रख दिए, और ये जो है कि ऊपर नीचे होता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये तौलने वाला बहुत बड़ा है, मान लीजिए कि ये तौलने वाला बहुत बड़ा है, इसमें हम हम हाथी रख दिए, हाथी नहीं, एक मान लीजिए हम कार रख दिए, कार, ठीक, क्या रख दिए, कार रख दिए। तो कार को जब हम रख दिए तो यहाँ से 1 केजी से तो इसको मापेंगे नहीं। और ध्यान दीजिए ये एक बड़ा है, जैसे आप समझने का बस कोशिश कीजिएगा हम क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी हम कोई भारी चीज़ है, जैसे एक छोटे बच्चे को हम बैठा दिए, यहाँ पे छोटे बच्चे को बैठा दिए, कम से कम छोटा बच्चा 10 केजी का तो कैसे भी होगा, कोई 10 केजी का लड़का है, तो हम क्या करेंगे, छोटा 1 केजी का इस पर हम रखेंगे किलो, ठीक, 1 केजी का रखेंगे, तो देखेंगे कि ये अभी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। फिर हम एक और 1 केजी का रखेंगे, यानी ये जो छोटा बच्चा है ये बराबर है, ऐसे हम रखते इसे हम केजी रखते किलो ऐसे रखते हम 10 ये लोहे का एक हम टुकड़े रख दिए ऐसे। जैसे मान लीजिए इसमें छोटे बच्चे को बैठा दिए, फिर हम एक लोहे का टुकड़ा रखें, अभी भी कुछ नहीं हो रहा था, फिर दूसरा एक लोहे का जो है कि कुछ लोहे का ऐसे टुकड़ा रख दिए जो एकदम समान साइज के रहते थे, ठीक। तो ऐसे हम करते 10 लोहे के टुकड़ों को रख दिए। एक लड़के को ऐसे तौलने के लिए 10 लोहे के टुकड़ों को रख दिए, लेकिन उस समय अभी ये नहीं ज्ञात था कि लोहे के टुकड़े को हम केजी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, केजी। फिर वैज्ञानिकों ने जो है कि ऐसे अनुमान लगाया कि लोहे के टुकड़े ऐसे बोलते ऐसे वो अजीब लग रहा है और इतना बड़ा लिखने में भी ज़्यादा समय लग रहा है, तो हम इसको ये जो लड़का है इसको हम 10 और गुणे लोहे के टुकड़े को हम 60 काट में केजी बोल सकते हैं कि नहीं। तो वैज्ञानिकों ने उसको 60 काट में केजी बोला, 60 काट में क्या बोला, केजी। और जो एक लोहे का टुकड़ा था 1 केजी उसको बोल दिए, एक लोहे के टुकड़े को 1 केजी बोल दिए, 2 लोहे के टुकड़े को 2 केजी बोल दिए, ठीक। चलिए, तो ये जो लड़का था 10 केजी का था, कितने केजी का था, 10 केजी का था। और 10 केजी का मतलब आप समझ सकते हैं कि लोहे का टुकड़ा, क्या लोहे का जो छोटे जैसे क्या था टुकड़ा, उसी को हम 60 काट में क्या बोल दिए, केजी बोल दिए। इसका मतलब जो छोटा बच्चा है 10 केजी का हो गया। तो ठीक ऐसे ही परमाणु को तौला गया, परमाणु को ठीक ऐसे ही तौला गया। जैसे मान लीजिए इसमें हम इसमें परमाणु रख दिए, क्या रख दिए, किसी भी तत्व का क्या हम रख दिए, परमाणु रख दिए। मान लीजिए ये ऑक्सीजन तत्व का परमाणु है, ऑक्सीजन तत्व का, ठीक, ऑक्सीजन तत्व का क्या है, परमाणु। तो यहाँ पे यूज किया गया था, अब यहाँ पे लोहे का टुकड़ा तो यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि परमाणु बहुत ही छोटा होता है, और इतना बहुत छोटा होता है जो हम समझ लीजिए जो हमारे आंखों से नहीं दिखा जाएगा उसका वजन कितना होगा। तो आप देखिएगा सोना तौलने के लिए सोने जैसा वजन न चाहिए कि सोना को मापने के लिए, इतना छोटा सोना मापने के लिए हाथी को थोड़ी बैठा देंगे, ठीक। छोटे चीज़ को नापने के लिए छोटे किलो का यूज किया जाता है, ठीक। तो अगर परमाणु है तो परमाणु बहुत न छोटा है, तो वैसे ही छोटा और कुछ हम लेंगे, तो उसका नाम रखा गया कार्बन 12 के परमाणु, ठीक। कार्बन 12 के क्या रखा गया, परमाणु रखा गया। ऐसे एक कार्बन 12 के परमाणु रखा गया। ऐसे ही फिर करते करते एक और कार्बन 12 के परमाणु रखा गया, एक और कार्बन 12 के परमाणु। ऐसे ही करते 16 गो कार्बन 12 के परमाणु रखा गया, 16 गो कार्बन 12 के क्या रखा गया, परमाणु रखा गया, ठीक। ये कार्बन 12 के परमाणु क्या होते हैं, जैसे हम छोटे लोहे का टुकड़ा रखे थे तो उसको बोलते थे कि लोहे का टुकड़ा, उसी तरह कार्बन होता है। जैसे मान लीजिए कार्बन कितने नंबर पर पड़ता है, 12 नंबर पे, कार्बन 12 नंबर पे पड़ता है, ठीक ना। और कार्बन ही क्यों लिया गया, कार्बन 12 नंबर पे नहीं पड़ेंगे, इसका जो भार होता है 12 होता है, और हम भार ही तो माप रहे हैं ना, परमाणुओं का जो है कि मापन तो यानी वजन हम नाप रहे हैं, ठीक।
ये 6 नंबर पर पड़ेगा। तो इसमें जो है कि 12 को हम खाना बनाएंगे इसे, ये 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 12, ठीक हो गया। तो ये जो कार्बन, ये जो 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस कार्बन का जो ये मान लीजिए कार्बन का क्या है, परमाणु है, कार्बन का परमाणु है। कार्बन के परमाणु में ये जो 12वां, ये पूरा 12 गो में से एगो है, तो 12 में से एगो परमाणु लिया गया और उसी से इसको मापना शुरू कर दिया गया है, ठीक ना। तो ऑक्सीजन परमाणु है, तो इसको कार्बन 12 के परमाणु लिए। कैसे लिए? जैसे हम छोटे बच्चे को मापने के लिए छोटे लोहे के टुकड़े को ले रहे थे, ठीक ना, उसी तरह कार्बन 12 के परमाणु लिए गए। ऐसे करते करते 16 को कार्बन 12 के क्या लिए गए थे, परमाणु लिए गए थे, ठीक ना। तो जो ये ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु, इसको मापने के लिए 16 गो क्या रखा गया था, 16 गुणे एक कार्बन परमाणु के, एक कार्बन परमाणु के परमाणु लिए गए थे, कार्बन परमाणु लिए गए थे, ठीक ना। कार्बन के परमाणु लिए गए थे, कार्बन 12 के ना, कार्बन 12 के परमाणु लिए गए थे, परमाणु लिए गए थे। तो ऑक्सीजन परमाणु को मापने के लिए एक कार्बन परमाणु रखा गया था, एक कार्बन 12 के परमाणु रखा गया। फिर अभी कुछ नहीं हुआ, फिर सोचे कि एक और रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, ऐसे करते करते कितना रखा गया, 16 रखा गया, ठीक। तो फिर अब कुछ दिन तक ऐसे ही वैज्ञानिक मापते रहें कि चलिए ऐसे ऐसे मापेंगे हम। हम कोई बोल देंगे कि ऑक्सीजन के परमाणु का भार कितना होगा, उसका तोले थे तो कितना आया था, तो हम ऐसे वैज्ञानिक बोलते थे कि 16 गुणे एक कार्बन 12 के परमाणु का वजन है इतना। तो उन लोगों को फिर इतना बड़ा बोलने में अजीब लग रहा था, तो इसका नाम कार्बन 12 के परमाणु का नाम AMU रख दिया, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो ध्यान दीजिए, ये जो 16 गुणे एक AMU है, एक AMU, तो इसी को हम बोले हैं कि कार्बन परमाणु का जो भार होता है 16 एकम 16 और AMU होता है, AMU होता है। और अब ध्यान दीजिए, कार्बन 12 के परमाणु को बदलकर AMU नाम रखा गया, उसी तरह लोहे के टुकड़े को बदलकर KG नाम रखा गया था, ठीक। जैसे लोहे के टुकड़े को हम KG में बदल दिए, वैसे ही कार्बन 12 के परमाणु को AMU में बदल दिया गया था, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पे 16 AMU लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हम सोडियम ले लिए, क्या ले लिए, सोडियम। तो हम सोडियम का जो परमाणु का यदि भार मापेंगे तो ये होता है 23 AMU होता है, AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास, एटॉमिक, देखिए परमाणु भार इकाई, परमाणु भार इकाई। तो परमाणु को बोलते हैं एटॉमिक, भार का मतलब होता है मास, इकाई का मतलब होता है यूनिट, यानी एटॉमिक मास यूनिट। इसी को शॉर्टकट में AMU बोलते हैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक ना। यानी परमाणु के भार का इकाई हम माप लिए, तो इतना मापना हम सीख गए, ठीक ना। और जो है कि अब यहीं पे जो है कि हम थोड़ा इसको अब समाप्त करते हैं। अभी ये छोटा नहीं है, अगले हम क्लास में फिर मिलेंगे, नहीं तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। फिर